हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि नियतन समस्या। असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर बोले तो नियतन समस्या। नियतन समस्या देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो क्या काम आती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, असाइन का मतलब होता है कि नियत करना। असाइन का मतलब क्या है? नियत करना है। यानी कि आपके पास सपोज दैट कि 4 कैंडिडेट है और 4 वर्क आपके पास है, तो चारों लोगों को कौन कौन सा वर्क, यानी कि आपके पास 4 वर्क है और 4 लोग हैं, तो कौन सा कार्य किस व्यक्ति को दिया जाए ताकि आपके पास जो काम कंप्लीट होने हैं उसके अंदर कम से कम टाइम लगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो नियतन समस्या है उसका मूल उद्देश्य होता है लागत हो गई, ठीक है, यानी कि आपकी कॉस्ट वगैरह, या फिर आपके पास जो समय है वो, इन सब चीजों को कम करने का काम करता है। कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम, नियतन प्रॉब्लम जो है वो काम में ली जाती है। ठीक है, इससे उल्टा जो आप सिंप्लेक्स मेथड से आप एलपीपी को सोल्व कर रहे थे उसके अंदर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता था, इष्टतम हल मिल रहा था, वो क्या होता था? अधिकतमीकरण का होता था। क्या होता था वो? अधिकतमीकरण का, यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना होता है वहां पे। आपको जैसे कि ज्यादा प्रॉफिट लेना है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है कम से कम लागत के अंदर, तो वो सब काम कहां पे करते हैं आप? एलपीपी के सिंप्लेक्स मेथड से आप सोल्व करते हैं उसको। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो एक थोड़ा सा सिंप्लेक्स, या फिर आप कहो कि उस एलपीपी का अपोजिट, यानी कि किसको, लागत को कम करने के लिए या कम समय में काम पूरा करने के लिए, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में अब देखिए, यानी कि आपके पास मेन वर्क जो होता है, मान लीजिए कि आपके पास 4 लोग हैं और 4 वर्क है। वर्क बोलो या आप जॉब्स बोल सकते हो उनको। ठीक है, 4 लोग हैं और 4 वर्क है आपके पास। मान लीजिए कि पर्सन P1, P2 और P3 एंड P4। वर्क आप मान लीजिए W1, W2, W3 और W4। क्या करेगा आपको कि जो पर्सन P1 है W1 को कितने टाइम में करेगा, W2 को कितने में, W3 को कितने में और W4 को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो ये क्या करके देगा आपको, सब एक टेबल बना करके देगा। इसी तरह से P2, P3 और P4 के लिए बना के देगा, यानी कि सबकी कैपेसिटी लिख करके देगा आपको पर्सन्स की। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 4 पर्सन है, इन चारों पर्सन में से कौन से पर्सन को कौन सा वर्क दिया जाए ताकि आपके पास जो कम से कम टाइम के अंदर जो है कंप्लीट वर्क हो सके, यानी कि ये चारों वर्क कंप्लीट हो जाए और टाइम भी क्या करे, कम से कम टाइम लगे। ठीक है, तो जो आपके पास ये मैट्रिक्स जो रिलेशन बताती है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, यानी कि आप हिंदी में प्रभाविता मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रभाविता मैट्रिक्स जो होते हैं ना वो इस तरह का होता है, CIJ, है ना। इसके अंदर कॉस्ट लिखी होती है, इसका मतलब है कि जो ith पर्सन है, ith जो पर्सन है वो jth वर्क असाइन किया गया है उसको। jth वर्क जो है वो काम कर रहा है, या फिर ith पर्सन जो है वो jth वर्क को कंप्लीट करता है। तो CIJ का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी हम इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। ठीक है, गणितीय प्रारूप क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, है ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका जो है सिंप्लेक्स मेथड से ज्यादा आसान पड़ता है। क्वेश्चंस आपके पास सेमेस्टर के अंदर दोनों ही आएंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी और सिंप्लेक्स का भी। ठीक है, तो आपको कौन सा काम करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वैसे ज्यादा कैलकुलेशन सिंप्लेक्स में होती है, यहां पे कम कैलकुलेशन देखने को मिलती है आपको। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इन चीजों को कि क्या होती है इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, क्या होती है, ठीक है, उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट।
तो यहां पे लिख देते हैं every assignment problem is related to a matrix। यानी कि आपके पास प्रत्येक जो नियतन समस्या है वो एक मैट्रिक्स या एक आव्यूह से संबंधित होते हैं, which is known as effectiveness मैट्रिक्स। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट करते हैं? CIJ से। किससे डिनोट करते हैं? CIJ से। अच्छा, इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट मैट्रिक्स, यानी कि लागत या फिर कहें प्रभाविता, लागत या प्रभाविता आव्यूह। ठीक है, ये CIJ होते हैं। अच्छा, इसका जो इफेक्टिवनेस जो वो होती है, आपके पास टेबल होती है या मैट्रिक्स होती है, वो किस तरह से होती है वो देख लीजिए। उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी आपको ये इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। यहां पे आपके पास इस तरह से, यहां पे हो गई, मान लीजिए कि ये व्यक्ति हो गई, ठीक है, डाउन साइड में, और यहां पे हो गई कार्य या जॉब्स, ये जॉब्स हो गई। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी और पर्सन डी, 4 पर्सन है ए बी सी डी। और आपके पास वर्क जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्क। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्क, ये आपके पास 4 वर्क है। यहां पे जैसे आपको मिल गया C11, C12, C13। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यदि जनरलाइज कर लूं कि भाई आपके पास ये कौन से टेबल्स है ना, तो देखो इसको चलो 4 के लिए बना लेते हैं पहले। C11, C12, C13, ये हो गया C14, ये हो जाएगा C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33 एंड C34, और लास्ट वाला C41, C42, C43, C44। आपके पास जो ये इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स होती है वो हमेशा ही किसके अंदर होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी कि जितने आपके पास पंक्ति हैं उतने ही आपके पास कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और यदि किसी क्वेश्चन में नहीं है, किसी क्वेश्चन में कॉलम कम है या पंक्ति कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डमी जो एंट्री है या डमी जॉब्स बोले, डमी कैंडिडेट बोले, जिसकी भी जरूरत होगी हमें उस हिसाब से अपन क्या कर लेते हैं, उसको असाइन कर लेते हैं, और उनकी जो कॉस्ट रखते हैं वो अपन क्या रख लेते हैं? 0 रखते हैं। तो आपके पास जो ये CIJ दिख रहे हैं, है ना, इन CIJ का वैल्यू क्या? CIJ को क्या बोलते हैं आप? कॉस्ट बोलते हैं। ये क्या है? ये कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि ith जो पर्सन है वो jth वर्क को कितने कॉस्ट पे, यानी कि चाहे तो वो टाइम हो, चाहे कॉस्ट हो, या किसी भी तरह से हो, यानी कि ये आपके पास क्या दिखाता है? उसकी कॉस्ट को डिनोट करता है। ठीक है, तो CIJ का मतलब समझ गया, ith पर्सन जो है वो jth वर्क को असाइन किया गया। या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर एंट्री कौन सी होती है? jth वर्क असाइन टू ith पर्सन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हो कि आईवे व्यक्ति द्वारा jth वर्क या jth काम किया जाता है। CIJ का मतलब क्या है? कि आईवे व्यक्ति के द्वारा jth काम करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एंट्री C11 है, तो इसका मतलब है कि पहले पर्सन व्यक्ति द्वारा, यानी कि एक के द्वारा पहला काम, एक के द्वारा दूसरा काम, एक के द्वारा तीसरा काम, एक के द्वारा चौथा काम। इसी तरह से बी के द्वारा पहला काम, बी के द्वारा दूसरा, बी का तीसरा और बी के द्वारा चौथा। इसी तरह से यही सी और डी है। तो ये हो गया आपके पास गाइस इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। आप इसका पढ़ते हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है, आप इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? जनरलाइज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास n वर्क है और n ही आपके पास पर्सन्स है ना, तो आप इसको यहां से टेंड करा सकते हो और यहां से इधर भी टेंड करा सकते हो। तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं है कि आपके पास
एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स जैसे आपने पढ़े थे, A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n, और इसी तरह से CN1, CN2, CN3 अप टू CNN। तो ये आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी मैट्रिक्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर आपके पास 4 कैंडिडेट और 4 जॉब लेकर के काम करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हटाते हैं ये सब चीजें। अब पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें उस चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री या कोई जो कुछ चीजें लिख रहे हैं हम, है ना, तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ताकि क्वेश्चंस जो है समझने में ज्यादा आसानी हो सके। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि नियतन समस्या का गणितीय, नियतन समस्या का गणितीय प्रारूप। ठीक है, वो क्या होता है, यहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसका आप z से डिनोट करते हो, और यहां पे जो वैल्यू आती है वो इस तरह से आती है, समेशन फ्रॉम i फ्रॉम 1 टू n एंड समेशन j इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे आपके पास लिखा जाता है Cij और इंटू Xij। ठीक है, जहां पे Xij का मान क्या होता है, Xij का मीनिंग होता है कि इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। Xij का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कब मिलेगा 1, इफ jth वर्क असाइन टू ith पर्सन, यानी कि जब आईवे व्यक्ति के द्वारा जेवा कार्य करवाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1। इसकी वैल्यू 0 आएगी कब, इफ jth वर्क डज नॉट असाइन टू ith पर्सन, ठीक है, यानी कि जब जेवा कार्य आईवे व्यक्ति के द्वारा नहीं करवाया जाता तब इसकी वैल्यू आती है 0, और जब jth कार्य आईवे पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है तो इसका वैल्यू आता है 1। और ये आपके पास जो z है वो समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 टू n, j फ्रॉम 1 टू n, दोनों समेशन कहां से, 1 से लेकर के n तक रहते हैं, Cij इंटू Xij से। ठीक है, ये इसका आपके पास फॉर्मुलेशन हो गया। यहाँ पे जो Cij होते हैं सारे के सारी वैल्यू क्या रहते हैं, ग्रेटर 0। ओके, एक और पढ़ते हैं इस पे, समेशन ऑफ j फ्रॉम 1 टू n ऑफ Xij इज इक्वल टू होता है 1, किसके इक्वल होता है, 1 के, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n। यानी कि जब आप i बराबर 1 फिक्स कर लेते हो और j को वेरी कराते हो, यानी कि आप कह सकते हैं, देखो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, यदि i बराबर आपने क्या लिया है, 1 लिया है, तो इस समेशन का मतलब क्या होगा, j वेरी कर रहा है, यहाँ पे j का मान 1 2 3 इस तरह से रिप्लेस करते जाओ और i की जगह 1 फिक्स कर दो, यानी कि मतलब आपके पास x1 1, नेक्स्ट बार आपके पास मिलेगा आपको x1 2 x1 3 x1 4 अप टू x1 n, और इनका समेशन किसके बराबर है, 1 के बराबर। जैसे ये i बराबर 1 के लिए है, इसी तरह i बराबर 2 के लिए निकालोगे तो x21 x22 x23 x24 अप टू x2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह से आप, तो देखो आप ये जो एंट्री है x11 x12 x13 x14 और x1n, ये आप देख रहे हो, तो आपके पास जो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स है उसी की फर्स्ट रो है ये, है ना, उस फर्स्ट रो के सब एंट्रीज को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है।
और ऐड करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ रो इज इक्वल टू 1। सम ऑफ एंट्रीज या सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ रो इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इफेक्टिवनेस जो मैट्रिक्स है उसकी सभी पंक्तियों का जो समीशन है ना, वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। यह हमें बताता है कि आपके पास जो एक व्यक्ति है, यानी कि जेवा कार्य केवल किस व्यक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है, ith पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यह आपके पास क्या दिखाता है, ये नोट। अच्छा, एक दूसरा समीशन और यूज होता है। इस समीशन का मतलब समझ गए, इसको हटाएं। अब देखिए दूसरा समीशन वो कहां से वेरी कर देगा, इसको मैं हटा देता हूं। समेशन ऑफ एक्स आई जे, अब की बार आई को वेरी कराओ, आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के लिए। जैसे आपने j बराबर 1 किया फिक्स है ना, तो इस समेशन में रख दो, तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, i को वेरी कराते जाओ तो x1 1, x आपके पास यहां पे i वेरी कर रहा था x2 1, x3 1, x4 1 अप टू xn1 इज इक्वल टू 1। j बराबर जैसे 2 लोगी तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, x1 2, x2 2, x3 2, x4 2 अप टू xn2 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये आपके पास क्या है, इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में जो आपके पास यहाँ पे xij लिखा हुआ है उनके कॉलम्स है। ठीक है, तो कॉलम्स की एंट्रीज का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल टू 1। या फिर कह सकते हैं सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1, या सम ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह आपके पास हो गया फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसका मीनिंग क्या होता है, वैसे उस वाले का मीनिंग था कि jth वर्क जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, केवल ith वर्क के ith पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है। और यहां पे आपके पास क्या मीनिंग है, ith पर्सन के द्वारा, इसका मीनिंग है कि ith पर्सन के द्वारा केवल jth वर्क कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, ith पर्सन के द्वारा केवल jth वर्क कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल पे, ठीक है, और उसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरह से होते हैं इनके क्वेश्चंस। जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, मैं रीड कर रहा हूं। एक विभागीय अध्यक्ष के 4 अधीन 4 कार्य करता है, ठीक है, और 4 कार्य संपन्न करने, यानी कि 4 व्यक्ति हैं उसके पास और 4 ही कार्य हैं, वो उसको क्या करवाने हैं, कंप्लीट करवाने हैं। कह रहा है कि कार्यों का जो कठिनाई स्तर है तथा कार्यकर्ताओं की जो क्षमता भिन्न भिन्न है, यानी कि वो आपको इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स दे देगा, प्रभाविता मैट्रिक्स आपको देगा। ठीक है, और वो किस तरह से दिए गए हैं वो देख लो। यहां पे आपको एक टेबल बना करके दे दी गई है और कह दिया गया है कि ये कार्य है, ठीक है, और इधर वो लिख देता है जॉब, ये जॉब्स हो गए, और यहां पे लिख देते हैं कार्यकर्ता। यहां पे क्या लिखा हो, कार्यकर्ता या फिर पर्सन्स, सबऑर्डिनेट बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में इसको। ठीक है, यहां पे होगी पर्सन ए बी सी और डी। यहां पे पहला, सॉरी ये जॉब्स है, इसको बोलते हैं जॉब्स,
और इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इनकी एंट्री वो आपको देगा यहां पे, जैसे दे रखी है 8, 26, 17 और 11, 13, 28, 4, 26, उसके बाद 38, 19, 18, 15, नेक्स्ट वाला 19, 26, 24, 10, 19, 26, 24, 10, ठीक है। अब देखिए, यदि आप इसका मेथड यानी कि जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यदि वो मेथड पढ़ने लगे जो बुक में दे रखा है, दो एक पेज का लगभग, यदि आप उनको पढ़ोगे तो फिर आपके पास कोई वो नहीं है। आप इनको प्रैक्टिकल में शामिल इसलिए किया गया है कि आप इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ी तो होती है चीजों की, लेकिन आपका केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी को आप ज्यादा देर तक माइंड में नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और इस प्रैक्टिकल के लिए आपको देखिए फर्स्ट टेबल जो बनती है, इसके लिए स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 होता है पंक्ति समानयन। पंक्ति समानयन, जिसको आप बोलते हैं रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स का काम क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके पास ए, बी, सी एंड डी, इतने से में आ जाएंगे, अपनी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जब रो रिड्यूस मैट्रिक्स बना रहे हैं, रो रिड्यूस मैट्रिक्स बनाते टाइम आप क्या करेंगे कि हर एक जो पंक्ति है यानी कि जो रो है, उसके अंदर सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे जो छोटा एलिमेंट है, उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये जो रो है आपको 8, 26, 17, 11 वाली, इसमें जो सबसे कम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 8। तो इस 8 को इस पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, यानी कि 8 में से 8 गया तो यहां पे आ गया 0, 26 में से 8 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके पास 18, और 17 में से 8 गए तो क्या बचेंगे आपके पास 9, और 11 में से 8 गए तो आपके पास बच जाएंगे 3, ठीक है। अब दूसरी रो के साथ भी यही काम करना है। दूसरी रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है कौन सा है, 4, और इस 4 को क्या कर दो, इस पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो 13 में से 4 गए तो आपके पास बचेंगे 9, 28 में से गई तो बचेंगे 24, 4 में से 4 0, 26 में से 4 गए तो आपके पास बच गए 22। इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है 15, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो मिलेगा 38 में से 15 घटा दो तो कितने मिल जाएंगे आपको, 23 मिल जाएंगे, ठीक है। 19 में से 15 गए तो आपके पास 4, 18 में से 15 गए तो आपके पास 3, और 15 से 15 गए तो 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 10 है, तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे बचेंगे आपके पास 9, यहां पे आपके पास बचेंगे 16, यहां पे बचेंगे 14, और यहां पे बचेगा आपके पास 0। इसको बोलते हैं रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है आपके पास, जो स्टेप 2 है, यहां पे लिख देता हूं, चलो स्टेप 2 है जो आपके पास, उसका नाम है कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम को क्या बोलते हैं आप, स्तंभ। तो स्तंभ समानयन, कहीं पे समानयन मिलता है आपको, कहीं समानयन मिलता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लो। ऑब्व्यू, जैसा काम आपने कॉलम के साथ, ये रो के साथ किया है, वैसा ही काम आप किसके साथ कर लें, कॉलम के साथ कर रहे। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहां पे लिख देता हूं मैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो देखो अब इस मैट्रिक्स से करना है आपको, इससे नहीं करना है, इस वाले से करना है। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम 0, 9, 23, 9, 0, 9, 23, 9, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 को सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, 0, 9, 23, 9, ठीक है।
उसके बाद इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 4, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो यहाँ पे, ये आपके पास मिलेगा 14, 24 में से 4 गए तो 20 मिलेंगे, 4 से 4 गए तो 0 और 16 से 4 गए तो आपके पास मिल गई 12। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0 है, तो 0 से करोगे तो आपके पास सेम मिल जाएगा 9 0 3 14, और इसमें सबसे छोटा 0 है तो ये भी सेम मिल जाएगा आपको 3 22 0 0। ठीक है, 3 22 0 0। अब मैं इस टेबल को थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, और अपना जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड का काम है आपके पास 0 को असाइन करना। ठीक है, क्या करना 0 असाइन करना। तो देखिए 0 असाइन किस तरह से होते हैं उसको समझिए। असाइन जीरोज, ठीक है, शून्यों का निर्दिष्टीकरण, इसका हिंदी में क्या कहते हो, शून्यों का निर्दिष्टीकरण। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ 0। तो देखो इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा से यही बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है दो बार, है ना। ये यहां पे मेरे पास थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां पे बना देते हैं अपन। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहां पे लिख देता हूं मैं ए बी सी एंड डी। 0 14 9 3, और यहां पे 9 20 0 22, नेक्स्ट वाला 23 0 3 0, और नेक्स्ट वाला है 9 12 14 0। ठीक है, अब करते हैं अपन असाइन। तो असाइन किस तरह से किया जाएगा वो देखिए आप। तो सबसे पहले अपने को काम क्या, अपना काम होता है क्या कि आप सबसे मिनिमम से मिनिमम यानी कि छोटे कम से कम ऐसी संख्या वो बनाइए, लाइन बनाइए ताकि सारे 0 असाइन कर सके। तो यानी कि सबसे ज्यादा 0 जहां पे दिख रहे हैं वहीं पे आप लाइन ड्रॉ कर लो। तो देखो इसके अंदर कितने 0 दिख रहे हैं आपको, 2 0। ठीक है, और इसमें 1 0 है। तो देखो यहां से ये लाइन जब आप बनाओगे, ये वाली लाइन बना रहे हो, तो इसके अंदर कितने असाइन हो गए हैं, 2 0 कवर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद इस 0 को कवर करने के लिए आप ये लाइन बना सकते हो या ये लाइन बना सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप जैसे ये लाइन बना दिए, ठीक है, ये 0 तो पहले ही ढका जा चुका है, अब ये वाली बनानी है तो आपको इस तरह से बना सकते हो, तो ये बना लो, ये 0 ढक गया। अब 1 0 ये और बच गया, तो इस 0 को ढकने के लिए चाहे तो ये लाइन बनाओ चाहे ये लाइन बनाओ, जैसा मन करे वैसी लाइन बना लो। ठीक है, तो कितनी लाइन बन गई है आपके पास, तो देखो एक लाइन ये हो गई है, दूसरी लाइन ये हो गई है, तीसरी लाइन ये हो गई है, और चौथी लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं कैपिटल एन के बारे में लिखता हूं। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल लाइन एन क्या है, नंबर ऑफ कवरिंग लाइन, नंबर ऑफ कवरिंग लाइन विच कवर्स जीरोज, जो किसको कवर करती हैं, जीरोज को कवर करती हैं। और जो स्मॉल एन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स बनी हुई है इसका ऑर्डर कितना है, तो यहां पे इसका ऑर्डर कितना है, यहां पे आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास एन का वैल्यू 4 है, कितनी कवर कर पा रहे, कितनी लाइन कवरिंग है, तो वो भी कितनी है 4। तो जब आपके पास n बराबर क्या आ जाता है, स्मॉल n आता है, जब कैपिटल N बराबर क्या आता है, स्मॉल n आता है, देन दीज टेबल, यानी कि जो टेबल होती है वही क्या होती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन दैट टेबल गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि जिस आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी वो सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाता है। यदि ये कैपिटल एन स्मॉल एन से छोटा है तो आप एक नई टेबल बनाते हैं जिसको आप बोलते हो मॉडिफाइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे, मॉडिफाइड मैट्रिक्स। तो देखो अब 0 को असाइन करना है, तो 0 कैसे असाइन किए जाएंगे, देखिए सबसे पहले आप काम करेंगे क्या, सबसे पहले एक काम करें कि जो आपके पास पंक्ति वाइज चले, है ना, यानी कि रो वाइज,
ऐसी कौन सी रो है जिसके अंदर केवल एक जीरो है? तो देखो ये वाली जो रो दिख रही है इसके अंदर केवल एक जीरो है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले जीरो को क्या कर लेंगे, असाइन कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में। तो पंक्ति से काम कर रहे हो आप, यानी कि इस पंक्ति के अंदर केवल एक जीरो था तो इसको हमने असाइन कर लिया। अब ये जीरो इस कॉलम में आ रहा है और इस कॉलम के अंदर इस जीरो के अलावा कोई और जीरो आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कोई और जीरो है नहीं तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी रो जाइए, दूसरी रो ये रही आपके पास, दूसरी रो के अंदर इसमें भी एक ही जीरो है तो आपने इसको असाइन कर लिया। ठीक है, क्या और जीरो है इस कॉलम में? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसके अंदर कितनी, इसके अंदर दो जीरो है, छोड़ दीजिए अभी। इसके अंदर कितने जीरो है आपके पास? एक जीरो है। तो आपने क्या किया कि इसको असाइन कर लिया और इस कॉलम में आने वाले जीरो यानी कि ये वाला जो जीरो है इसको क्या कर दिया आपने, क्रॉस कर दिया। अब आ जाइए कॉलम वाइज, तो देखिए इस कॉलम में असाइन हो चुका है, ये कॉलम के अंदर केवल एक जीरो है तो यानी कि ये दोबारा से असाइन हो जाएगा। और क्या इस रो में कोई और जीरो है? बिल्कुल जीरो था लेकिन वो पहले से क्रॉस हो चुका है, तो यहां पे आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया क्योंकि 4 जीरो असाइन हो चुके हैं और आपके पास 4 ही वर्ग थे और 4 ही पर्सन थे। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा काम कौन सा व्यक्ति कर रहा है? तो देखिए जो कार्य ए है, जो कार्य ए है कौन सा कार्यकर्ता करता है उसे मैं यहां पे लिख देता हूं। जो ए कार्य है उसको कौन सा कार्यकर्ता कर रहा है? पहला कार्यकर्ता कर रहा है। बी वाला वर्क कौन कर रहा है? बी वाला वर्क कर रहा है थर्ड कैंडिडेट। और सी वाला वर्क कौन करता है? वो करता है सेकंड। और जो डी वाला वर्क है उसको कौन कर रहा है? फोर्थ कैंडिडेट कर रहा है। ठीक है, और जो ये आपके पास दे रखे थे वो टाइमिंग दे रखी थी कि पहले व्यक्ति के द्वारा एक कार्य को 8 घंटे में पूरा किया गया, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक कार्य को 26 घंटे में पूरा किया गया, तीसरा व्यक्ति इसी कार्य को 17 घंटे में पूरा करता है, चौथा कैंडिडेट इसी एक कार्य को 11 घंटे में पूरा करता है। और जैसे ये 18 था तो वो क्या है कि जो तीसरा कैंडिडेट है इस सी वर्क को कितने घंटे में पूरा करता है? 18 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, तो यहां पे आप निकाल सकते हो कि मानव घंटे यानी कि कितने कितने घंटे में कौन सा कार्य किया गया है। तो एक का पहला, एक पहले के साथ असाइन हुआ है तो यानी कि 8 घंटे आ जाएंगे इसके लिए, ये हो गए 8 घंटे। बी के कौन थर्ड जो कैंडिडेट है वो बी कार्य को कर रहा है तो यानी कि इसके एंट्री कितनी है? 4 घंटे की, तो यानी कि 4 घंटा आ गया। सी के लिए सेकंड यानी कि ये 19 घंटा और डी के लिए फोर्थ यानी कि 10। तो टोटल काउंट कर लीजिए कि कितने हो गए आपके पास। तो 10 और 19 होते हैं 29, 29 और 4 हो गए 33 और 8 हो गए 41। तो यानी कि टोटल कितने घंटे लगे उसे? 41 आवर्स लगे। यानी कि ये आपके पास ABCD चारों कार्य कंप्लीट भी हो गए हैं और चारों कैंडिडेट को क्या मिल गया है? एक एक जॉब मिल गया है जिसको आपको करने का टास्क दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ज्यादा आसान है आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।